नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक घटना की गहराई में जाने वाले हैं। 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। ये चुनाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में किसी टेक्टोनिक शिफ्ट यानी एक बहुत बड़े बदलाव से कम नहीं था। इसके पीछे का डेटा और जो जमीनी हकीकत सामने आई वो वाकई हैरान करने वाली है। तो चलिए बिना देर किए इसे डिकोड करते हैं। इस पूरे विश्लेषण को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इस बड़े राजनीतिक बदलाव को समझेंगे, फिर विशेष गहन संशोधन यानी SIR पर बात करेंगे। इसके बाद हम राजनीतिक पार्टियों के अलग-अलग दावों, चुनाव के दिन की अनियमितताओं और अंत में उस ऐतिहासिक परिणाम पर चर्चा करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव, जहां हम देखेंगे कि कैसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड टूट गए। किसी भी चुनाव के नतीजे को पूरी तरह समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कितने लोगों ने वोट डाला। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 92.93%। ये राज्य में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ मतदान है। सच कहूं तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों का बाहर आकर वोट करना कोई आम बात नहीं है। इसे आप एक तरह की डिफेंसिव मोबिलाइजेशन या रक्षात्मक लामबंदी कह सकते हैं। ये आंकड़ा खुद चीख कर बता रहा है कि इस चुनाव का पैमाना कितना विशाल था और लोग अपना वोट डालने के लिए कितने ज्यादा प्रेरित थे। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आज़ादी के बाद से पश्चिम बंगाल में वोटिंग का प्रतिशत कैसे लगातार बढ़ता गया है। आप देख सकते हैं कि 1951 से लेकर अब तक ग्राफ ऊपर ही गया है, लेकिन 2026 के इस 92.93% के आंकड़े ने तो 2011 के बड़े सत्ता परिवर्तन वाले 44.72% के रिकॉर्ड को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। ये भारी उछाल इस बात का पक्का सबूत है कि जमीनी स्तर पर कुछ बहुत ही हलचल पैदा करने वाला हो रहा था। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, विशेष गहन संशोधन यानी वो उत्प्रेरक जिसने इस पूरे बदलाव की नींव रखी। आखिर इतने सारे लोग अचानक वोट डालने क्यों निकल पड़े? इसके पीछे के मुख्य प्रशासनिक कारण को समझने के लिए हमें उस डेटा ओवरऑल को देखना होगा जिसने चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा हड़कंप मचा दिया था। इसे कहते हैं SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी अभ्यास था। इसका मकसद बहुत साफ था, घर घर जाकर डेटा को वेरीफाई करना और मतदाता सूची को साफ करना, ताकि जो नाम डुप्लीकेट हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो अयोग्य हैं उन्हें डेटाबेस से हटाया जा सके। लेकिन इस प्रशासनिक कदम का जो असर हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। अकेले पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से लगभग 91 लाख नाम हटा दिए गए। जी हाँ, 91 लाख। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अभ्यास का पैमाना कितना बड़ा था और चुनाव से ठीक पहले इसने डेमोग्राफिक्स में कितनी बड़ी उथल-पुथल मचा दी थी। और ये बात भी साफ कर दूं कि ये प्रक्रिया सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं थी। ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि CSIR दरअसल एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय डेटा अभ्यास था। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए और गुजरात में करीब 68 लाख, यानी देश भर के कई राज्यों में वोटर लिस्ट में इस तरह की भारी कमी आई। लेकिन पश्चिम बंगाल में इसका राजनीतिक प्रभाव और इसकी गूंज कहीं ज्यादा तेज थी। अब जमीनी स्तर पर इसका क्या असर हो रहा था, इसे समझने के लिए एक छोटी सी लेकिन अहम घटना पर गौर करते हैं। कोलकाता में 55 ननों को अपने नाम वोटर लिस्ट में वापस जुड़वाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हुआ ये था कि वो अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं दे पाई थीं। अक्सर अपना जीवन धर्म को समर्पित कर देने के कारण उनके पास ऐसे पुराने दस्तावेज नहीं होते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है जो ये बताता है कि इस तरह के सख्त दस्तावेजीकरण के नियमों ने आम नागरिकों के लिए कैसी प्रशासनिक परेशानी और संघर्ष पैदा कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, टकराते हुए राजनीतिक नैरेटिव यानी इस पूरी प्रक्रिया से पैदा हुआ ध्रुवीकरण और घबराहट। जैसे ही SIR की प्रक्रिया शुरू हुई, इसने तुरंत एक भयंकर राजनीतिक रूप ले लिया। दोनों प्रमुख पार्टियों का नजरिया इस पर बिल्कुल अलग था। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ उस राजनीतिक विमर्श का विश्लेषण कर रहे हैं जो उस वक्त चल रहा था। एक तरफ बीजेपी का मानना था कि मतदाता सूची से फर्जी नामों और अवैध प्रवासियों को बाहर करने के लिए ये एक बेहद जरूरी कदम था। वहीं दूसरी तरफ TMC का रुख ये था कि ये एक पूरी तरह से अपारदर्शी कोशिश है, जिसका मकसद अल्पसंख्यक समुदायों और प्रवासियों को निशाना बनाना और उन्हें उनके वोटिंग अधिकार से वंचित करना है।
दोनों पक्षों ने इस डेटा संशोधन को अपने अपने चश्मे से देखा और जनता के सामने रखा। इन आमने सामने टकराते दावों ने जमीन पर जो शॉकवेव्स पैदा की वो बहुत गहरी थी। डर का माहौल ऐसा बना कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले कई प्रवासी घबराहट में पलायन करने लगे। मतवा शरणार्थी समुदाय के बीच अपनी नागरिकता को लेकर एक बहुत भारी चिंता फैल गई। सिर्फ राज्य में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी दलों ने इसका पुरजोर विरोध किया और बात इतनी बढ़ गई कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने आदेश दिया कि जिन लोगों के नाम कटे हैं उन्हें अपनी बात रखने और निष्पक्ष सुनवाई के लिए ज्यादा समय दिया जाए। अब हम अपने चौथे भाग में प्रवेश करते हैं, चुनाव के दिन की अनियमितताएं और बूथों पर हुआ टकराव। चलिए अब जरा इस पर विस्तार से बात करते हैं। माहौल पहले से ही बेहद तनावपूर्ण था और सुरक्षा को देखते हुए चुनाव सिर्फ 2 चरणों में कराए गए, जहां रिकॉर्ड 2400 कंपनियों की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स तैनात थी। इसके बावजूद फाल्टा में जो हुआ उसने चुनाव आयोग को भी हैरान कर दिया और वहां पूरी तरह से दोबारा चुनाव कराने पड़े। रिपोर्ट के निष्कर्ष वाकई चौंकाने वाले थे। ईवीएम के बटनों पर काली टेप लगा दी गई थी, मतदाताओं की पहचान करने के लिए परफ्यूम या स्याही का इस्तेमाल हुआ, पोलिंग बूथ के वीडियो फीड में लंबे लंबे गैप्स मिले और बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग और डराने धमकाने की घटनाएं सामने आईं। इन सारी मुश्किलों और तनाव के बीच चुनाव आयोग की एक प्रक्रियात्मक व्यवस्था यानी प्रोसीजरल रूल बहुत ही दिलचस्प था। इसे आप क्लोजिंग टाइम रूल कह सकते हैं। नियम बिल्कुल साफ था, अगर आप शाम के ठीक 6 बजे तक लाइन में लग गए हैं तो आपको वोट देने का पूरा अधिकार है। पीठासीन अधिकारी लाइन में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति से शुरू करके नंबर वाली पर्चियां बांटते हैं और मतदान तब तक चलता रहता है जब तक कि पर्ची रखने वाले हर आखिरी व्यक्ति ने अपना वोट न डाल दिया हो। इस नियम ने यह पक्का किया कि इतनी अफरा तफरी के बावजूद कतार में लगा कोई भी वोटर अपने अधिकार से चूके नहीं। और अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम और 5वें भाग पर पहुंच गए हैं, ऐतिहासिक परिणाम जिसने राज्य में एक नई राजनीतिक वास्तविकता को जन्म दिया। इतने बड़े पैमाने पर हुए प्रशासनिक बदलावों और इतने हाई टेंशन चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसने दशकों पुराने समीकरणों को बदल कर रख दिया। बीजेपी ने 294 सीटों वाली विधानसभा में 205 सीटें हासिल की। ये सिर्फ एक बड़ी जीत नहीं थी, ये राज्य के इतिहास में एक ऐसा पल था जो पहले कभी नहीं देखा गया। सोचिए, 1937 के बाद से ये पहली बार था जब पश्चिम बंगाल में किसी दक्षिणपंथी यानी राइट ऑफ सेंटर पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। इसी के साथ 15 साल से चली आ रही सत्ता का अंत हो गया और सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल गया। इस जीत के राष्ट्रीय महत्व को समझने के लिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हमेशा याद रखे जाएंगे। लोगों की शक्ति की जीत हुई है और बीजेपी के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। मैं पश्चिम बंगाल के हर एक व्यक्ति को नमन करता हूँ। ये बयान साफ तौर पर दिखाता है कि केंद्र सरकार के नजरिए से ये कितनी बड़ी ऐतिहासिक सफलता थी और कैसे इस एक चुनाव ने राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता के संतुलन को फिर से परिभाषित कर दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही अहम और बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एसआईआर जैसे बड़े पैमाने के प्रशासनिक अभ्यास और डेटा संचालित नीतियां आने वाले समय में दुनिया भर के लोकतंत्रों के भविष्य को किस तरह आकार देंगी? डेटा, डेमोग्राफिक्स और लोकतांत्रिक चुनावों का ये जो संगम है, ये आगे चलकर हमारे सिस्टम को कितना बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।